ये फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में सेकंड पेपर में सेकंड यूनिट में ग्लोब एवं एटलस, ये दो चीज़ें तुम्हारे कोर्स में है। ग्लोब के बारे में हम बता देते हैं आपको कि ग्लोब एक मॉडल होता है। मॉडल किसी भी चीज़ का 3D मॉडल बनता है तो उसे हम मॉडल कहते हैं। और ग्लोब भी जो है हमारी पृथ्वी का 3D मॉडल होता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन होते हैं उसके अंदर। 3 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों चीजें इसके अंदर दिखती है। हमारी पृथ्वी एकदम गोलाकार है, दोनों ध्रुवों की यहाँ से थोड़ी सी चपटी है और उसी का मॉडल स्वरूप जो भी हम पढ़ाने के लिए यूज करते हैं उसको ग्लोब कहते हैं। पूरे संसार की समस्त जानकारियाँ इसके ऊपर होती है। 2 प्रकार के मानचित्र होते हैं, एक फिजिकल या प्राकृतिक मानचित्र होता है, दूसरा पॉलिटिकल या राजनीतिक मानचित्र। ये जो ग्लोब आपके सामने रखा है ये भी 2 in 1। 2 in 1 का मतलब इसमें दोनों चीज़ें दिखाई देती है। जब हम इसकी लाइट चालू करेंगे तो इसमें राजनीतिक भी दिखाई देगा और लाइट बंद रहेगी तो सिर्फ फिजिकल दिखाई देगा। ग्लोब में देखने जैसी चीज़ कौन सी है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आपको पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम को मानी गई रेखाएं, कई रेखाएं बनी हुई पृथ्वी को बनी हुई कहीं भी नहीं है, मानी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पूर्व से पश्चिम को मानी गई रेखाओं को ग्लोब के ऊपर आपको ये स्पष्ट दिखाई देगी। सबसे पहले ये जो मोटी वाली रेखा है जो ग्लोब के बीचों बीच है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री की रेखा है। 0 डिग्री की रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इक्वेडोर कहते हैं। उसके बाद क्रमशः 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री केंद्र के रूप में उत्तर की तरफ है और इसी तरह से 10-20 से लगाकर 90 तक दक्षिण की तरफ है। यानी कि 90 रेखाएं उत्तर में है, 90 रेखाएं दक्षिण में है। इन रेखाओं की विशेषता ये है, ये पूर्ण रूप से गोलाकार है, वृत्ताकार है, ये आपस में समानांतर है, पूरा गोला बनाती है। जैसे जैसे हम उत्तर में जाते हैं, जैसे जैसे हम दक्षिण में जाते हैं, वैसे वैसे इनकी लंबाई कम होती जाती है। समानांतर है, दोनों रेखाएं कभी भी कहीं पे भी मिलती नहीं। सभी रेखाओं के बीच का अंतर जो है समान होता है। समानांतर होने के कारण समानांतर कहलाती है। इन रेखाओं में उत्तर दक्षिण जाते समय इनकी लंबाई घटती जाती है। उत्तरी गोलार्ध बिंदु मात्र है, दक्षिणी गोलार्ध भी बिंदु मात्र है। यहाँ पे 23.5 डिग्री की एक रेखा है, इसको हम उत्तर में कर्क रेखा कहते हैं। वो 23.5 डिग्री की दक्षिण में रेखा है, उसको मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों उष्णकटिबंध की सीमाएं मानी जाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अयनवृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिण अयनवृत्त नीचे है, इसको अयनवृत्त बोलते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच की सीमा रेखा मानी जाती है। 66.5 से 90 तक शीत कटिबंध रहता है। उष्ण कटिबंध उस जगह को कहते हैं जहाँ सूर्य 12 महीने दिन चमकता है और वहाँ हमेशा गर्मी रहती है, सर्दी नहीं रहती है। शीत कटिबंध उस कटिबंध को कहा जाता है जहाँ 12 महीने शीत रहती है, 12 महीने ठंडक रहती है और बिना यहाँ पर गर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बीच वाला जो पोर्शन है 23.5 से 66 डिग्री का, इसको शीतोष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं। यहाँ पे शीत भी रहती है, उष्ण भी रहती है। हमारी पृथ्वी की 2 गति देशांतर रेखा है, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण को खींची गई रेखा है देशांतर रेखा कहलाती है। ये अर्धवृत्त रेखा है।
उनकी है आधा गोला बनाती है। और इनकी संख्या 360 है। इनकी संख्या 360। ये जो रेखा है यहाँ पर 0 डिग्री की रेखा है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। और इस ग्रीनविच रेखा को पूर्व पश्चिम के उत्तर दक्षिण के पूर्व पश्चिम के जो है मिड यानी मध्य में मानी जाती है, इसलिए इसको मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। और यहीं से दुनिया भर की देशों की घड़ियाँ चलती है, यानी कि समय का मैनेजमेंट यहाँ से होता है। 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। और सूर्य ये पृथ्वी जो है अपनी कीली पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। एक चक्कर पूरा 24 घंटे में लगाती अपनी कीली पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। 24 घंटे को यदि हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1440 मिनट होंगे। 1440 मिनट में 360 का भाग देंगे तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगेगा। और उसी 4 मिनट को बेस मानकर 4 मिनट को बेस मान करके और दुनिया के देशों का नंबर किया जाता है। दुनिया के देशों का स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाता है। हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री है। और 82.5 डिग्री से हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 डिग्री पहले 5.5 घंटे पहले हमारा टाइम पूरा होता है। यानी कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजती है तो हमारे यहाँ सवेरे के 6:30 बजती है, शाम की 5:30 बजती है। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ शाम की 5:30 बजती है। इसी तरह से जब अपन इसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर आता है। और इस प्रशांत महासागर में ये 180 डिग्री की एक रेखा है। इस 180 डिग्री की रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ से दिन के बदलने की शुरुआत होती है। यानी कि कहाँ से दिन शुरू होता है? 180 डिग्री की देशांतर रेखा से दिन की शुरुआत होती है। जैसे ही 180 डिग्री देशांतर रेखा से सूर्य उगता है, हमारे कैलेंडर में तारीख, हमारी घड़ियों में तारीख बदल जाती है, दिनांक बदल जाता है। नाम क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से दिन की शुरुआत होती है। और दिन की शुरुआत होने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है जापान। यानी कि सबसे पहले नई तारीख में जापान में सूर्योदय होता है। कहाँ पे होता है? जापान में। इसलिए जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। ये हो गई आपकी देशांतर रेखाएं। कितनी है संख्या? 360। अब इन देशांतर और अक्षांशों के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल्स बता देते हैं। 1 डिग्री अक्षांश या 1 डिग्री देशांतर को 60 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 60 भागों में। 60 भागों में। इनको मिनट कहते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये 1 का मान मिनट का और 2 का मान सेकंड का परिचय है। मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं? कला। और सेकंड को भी कला। जब हम किसी स्थान का लोकेशन जानने के प्रयास करते हैं तो उस लोकेशन में कला भी आएगा, विकला भी आएगा और उसके पार्ट्स भी आएंगे। अब जब हम अपना मोबाइल से अपनी लोकेशन देखते हैं गूगल मैप पे जाकर के, तो उसमें हमारे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ के अक्षांश भी आएंगे और वहाँ के देशांतर भी आएंगे। 10 किलो में आएंगे। तो उसके आधार पर ग्लोब के ऊपर हम कहाँ हैं, वो सिचुएशन उस अक्षांश और देशांतर से ज्ञात की जाती है। ये हो गए आपके ग्लोब के बारे में जानकारी। अब इस ग्लोब के ऊपर जो है समस्त भूभाग और समस्त जल भाग दर्शाया गया है। जल भाग में सागर और महासागर है और स्थल भाग में द्वीप और महाद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद यूरोप महाद्वीप,
अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से 6 महाद्वीप को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। महाद्वीप 7 है, कितने हैं? 7। 7वां महाद्वीप जो है इसमें नीचे यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई लोग निवास नहीं करते, वहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए हम उसका अध्ययन ज्योग्राफी में नहीं करते, क्योंकि ज्योग्राफी की एक परिभाषा में ये भी है कि भूगोल का अध्ययन हम मानव के निवास के रूप में करते हैं। भूगोल की परिभाषा है, भूगोल का अध्ययन हम मानव के निवास के रूप में करते हैं, वहाँ पर कोई निवास नहीं करता है, इसलिए हम उसका अध्ययन नहीं करते। बाकी बचे हुए 6 महाद्वीपों का अध्ययन हम लोग करते हैं। 5 महासागर है। हिंद महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के पास अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, हिंद महासागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिण ध्रुव महासागर, या उनको आर्कटिक सागर भी कहते हैं। ये महासागर है। इन महासागरों के साथ साथ वो बहुत सारे सागर हैं। रंगों के आधार पर उनका नाम देखेंगे तो लाल सागर होता है, श्वेत सागर है, काला सागर है, पीला सागर है। ठीक है, तो ये सागरों के नाम हैं। बहुत सारे सागर ऐसे भी हैं जो भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, उनमें एक है भूमध्य सागर। नाम उसको भूमध्य सागर इसलिए पड़ा कि भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है। उसके एक तरफ यूरोप देश है, दूसरी तरफ अफ्रीका देश है, तीसरी तरफ एशिया देश है। तो ये भूमध्य सागर। द्वीप जो है उन छोटे भूभागों को कहा जाता है जो समुद्र से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। इस ग्लोब के ऊपर सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है, और इस ग्रीनलैंड को जो है हम ग्रीनलैंड को पढ़ते हैं। बंद कर। हो गया बीच का, अरे वीडियो चली जाएगी बीच में। मेरी क्लास में सब